नमस्कार, मैं हूं रीनू यादव। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है आज विशेष आज के कार्यक्रम में। कम समय में अधिक लाभ कमाने के लिए करें गाजर की खेती। धान की कटाई, गहाई और भंडारण पर जानकारी। गाजर की खेती भारत के सभी प्रांतों में होती है। किसान भाई यदि गाजर की खेती आधुनिक तकनीक से करते हैं तो ये उनके लिए फायदे का सौदा है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो आइए जानते हैं गाजर की उन्नत खेती के बारे में डॉक्टर उल्फत सिंह धाकड़ से। आने वाला समय हमारा शरद ऋतु का आ रहा है, खरीफ का जाने के लिए तैयार है। और इस समय हमें जो सब्जियों में प्रमुख रूप से हम देखते हैं कि सलाद के रूप में गाजर बहुत खाई जाती है। और गाजर का विशेष महत्व है क्योंकि इसमें हमारे विटामिन ए सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। और इसके खाने से हमारी जो हमारी रतौंधी की जो बीमारी है वो नियंत्रित होती है। तो हमें गाजर की खेती अच्छी से अच्छी करना चाहिए जिससे उसको पोषक तत्वों की उसमें भरपूर मात्रा मिल जाए। तो इसके लिए किसान भाइयों सबसे पहले हमें भूमि का चुनाव करना चाहिए। एक तो सबसे पहले इसमें कि भूमि में जल नहीं भरना चाहिए, उसका पीएच मान उदासीन होना चाहिए, 7 के करीब होना चाहिए। दूसरा उसमें हमारा जैविक अंश अच्छा मात्रा में होना चाहिए। और भूमि ऐसी हो जो दोमट हो, हल्की हो, जिसमें क्योंकि जड़ों का अच्छा विकास होता है, इसमें इसकी खेती करना चाहिए। गाजर के अच्छे उत्पादन के लिए हमें खेत की तैयारी पे विशेष ध्यान देना है। तो इसकी सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि जो हमारे खरीफ में बहुत सारी खरपतवार आती हैं, दूसरी फसलें निकल जाती हैं, तो उसके बाद में हमें 2 बार कम से कम उसमें कल्टीवेटर चलाएं। और कल्टीवेटर के बाद में 1 बार रोटावेटर चलाएं, जिससे हमारी मृदा है जो मिट्टी है भुरभुरी हो जाएगी। और उसके बाद में उसमें हमें गोबर की जो हमारी खाद है करीब 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर उसमें जरूर प्रयोग करें। किसान गाजर की खेती से अधिक पैदावार के लिए कितनी मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें, इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं। पोषक तत्व प्रबंधन बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हमें इसके पोषक तत्वों के लिए 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और करीब 80 किलोग्राम पोटास इसमें लगता है। क्योंकि गाजर में चमक और बाजार में अच्छा मूल्य प्राप्त करना है तो पोटास का जरूर प्रयोग करना है। 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट जो हमारा बाजार में मिल जाता है आसानी से, उसका प्रति हेक्टेयर 20 से 25 किलो प्रयोग करना है। नाइट्रोजन की जो हमारी 1/3 मात्रा है उसकी बुवाई के समय देना है। फास्फोरस और पोटास की आधार खाद के रूप में प्रारंभ में देना है। शेष नाइट्रोजन की जो हमारी मात्रा है उसमें से 1/3 पहले पानी पे दें और बाकी शेष अंतिम जो गुड़ाई वगैरह उसकी आप कर लें साफ सफाई, उसके बाद में उसमें मिट्टी चढ़ाने के बाद में देना है। तो इस समय पोषक तत्वों का उसमें प्रयोग करना है। प्रदेश के जो किसान भाई गाजर की बुआई करने जा रहे हैं तो उन्हें जरूरी है कि गाजर की क्षेत्र के अनुसार अधिक उपज देने वाली उन्नत किस्मों का चुनाव करें। तो इसके लिए कौन कौन सी है किस्में, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, गाजर में हमारा जो दूसरा मुख्य बिंदु आता है कि हमें प्रजातियों को विशेष तौर पर चुनाव करने पर ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि कई सारी प्रजातियां मिलती हैं, इसमें अच्छी जातियां जो अगर हम प्रयोग करते हैं तो उसमें हमारी अर्ली नेंटस है, चेंटने है, पूसा इंदंगनी है और हमारी पूसा केसर है। किसान भाइयों, इसके अलावा भी कुछ और जातियां हैं जैसे पूसा मेघालय है, हाइब्रिड नंबर 1 है, ये प्रमुख जातियां हैं, इनका हमें प्रयोग करना चाहिए। किसान भाई जहाँ हम देसी जातियों को प्रयोग कर रहे हैं उनका हमें 6 से 8 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लेना है। और जहाँ हम यूरोपियन जातियाँ लगाते हैं उन्हें 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करना है। आज के समय में कोई भी फसल कीट व रोगों से अछूती नहीं है। ऐसे में गाजर की फसल को कीट व रोगों से बचाने का सबसे आसान व सस्ता उपाय है बीजोपचार। किंतु इसके लिए कौन सी दवा लें व कितनी मात्रा में बीज को उपचारित करें, इस हेतु सुझाव के लिए मिलते हैं। बीज बोने के पहले बीज का बीज उपचार बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें थायराम है, बेविस्टिन है, इसकी 2 से 2.5 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज उपचार करें। और बीज को अच्छी तरह हमारा जब उपचारित हो जाए तभी इसको प्रयोग करना चाहिए। बुआई के लिए आजकल जो विधि चल रही है उसमें रिज बेड प्लांटर बहुत बढ़िया है। इससे इसके बेड बना लीजिए और बेडों के ऊपर आप करीब 30 से 35 सेंटीमीटर की जो हमारी कतार से कतार की दूरी है उसको नियंत्रित रखें। और पौधे से पौधे की दूरी आप 5 से 10 सेंटीमीटर भी उसमें रख सकते हैं। तो हमारी जो गाजर है उसको पर्याप्त स्थान मिल जाएगा। तो इससे हमें उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और गाजर का हमारा जो विकास है वो अच्छा होगा और उसका रूप रंग जो हमारा साइज है वो भी अच्छा प्राप्त होगा। अगर बोने के पहले हम खरपतवार नाशी उसमें प्रयोग कर रहे हैं तो पेंडिमिथिलिन नामक जो हमारा रसायन है इसकी 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करें। किसान भाइयों, गाजर हमारी भूमि जनित फसल है और इसकी जड़ों का विकास अच्छा हो इसके लिए हमें सिंचाई का प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। करीब 10 से 12 दिन के अंतराल में सिंचाई करना है। और सर्दियों में वैसे तो पानी की कम आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अगर हम पलेवा किया है
तो थोड़ा पानी कम लगेगा। लेकिन जहाँ पलेवा नहीं है, लोगों किसानों उसकी तैयारी कर ली है, तो हमें 10 से 15 दिन के अंतराल पर इसका जल प्रबंधन बहुत जरूर करना चाहिए। तो दूसरी बात किसान भाइयों, खड़ी फसल में अगर खरपतवार आ रहे हैं तो अपने हाथों से ही निदाई गुड़ाई करना चाहिए, मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी और साथ में जड़ों का विकास भी अच्छा होगा और उसमें जो वायु का संचार है मृदा के अंदर वो भी बढ़ेगा। तो ये करें। और दूसरा, मिट्टी जरूर चढ़ा दें उस पर, क्योंकि जो हमारी गाजर है ये मृदा से पैदा होने वाली है, तो अगर उसको थोड़ी खुली रह गई तो हमारी गाजर का कलर भी हरा हो जाएगा और बाजार में उसका मूल्य नहीं मिलेगा। तो मिट्टी का बेसिस चढ़ाने का उसमें काम करें, क्योंकि रिच फरों पर लगाया है आपको तो उसमें बहुत आसानी रहेगी इस तरह से कार्य करने के लिए। धन्यवाद। हमारे राज्य के जिन किसान भाइयों ने धान की फसल लगा रखी है, उनकी फसल इस समय परिपक्व अवस्था पर है और कुछ किसान इसकी कटाई का कार्य भी कर रहे हैं। तो किसान भाई धान की कटाई से लेकर भंडारण तक के कार्यों को किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची के डॉक्टर परवेज आलम। जोहार किसान भाइयों, जैसा कि अभी जो समय चल रहा है, मैं आशा करता हूं कि आपके जो खेतों में जो धान की फसल लगी हुई है वो करीब करीब पक के तैयार हो गई होगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसान भाई को पता नहीं चलता है कि हमारा फसल पका है कि नहीं। अब है प्रश्न ये उठता है कि आप कैसे समझेंगे कि हमारा धान का फसल पक के तैयार हो गया है। तो इसका सबसे आसान तरीका है कि आप अपने खेतों के चारों तरफ घूमें और बीच बीच में जा कर के किसी एक दाने को वहाँ से पौधों से अलग करें और दांत के बीच में रख के दबाएं। अगर कट की ध्वनि मिल रही है तो आप समझें कि आपका फसल जो है वो पक के तैयार है। कटाई से पहले फसल की परिपक्वता की पहचान करना बेहद जरूरी है, इसलिए कुछ बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। जैसे धान की कटाई उस समय करें जब बाली में दानों का नमी प्रतिशत 20 से 25 के बीच हो, जब बालियां अपने वजन से झुक जाए और दाने बहुत कड़े और हरे न हो तो समझे फसल परिपक्व हो चुकी है और ये अवस्था कटाई के लिए उपयुक्त है। फसलों का भूरा पीला रंग और परिपक्वता अवधि के आधार पर भी फसलों की परिपक्वता को पहचान सकते हैं। अब कटाई करने में कुछ सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। मैं उन सब सावधानियों के बारे में थोड़ा सा चर्चा आपके साथ करना चाहूँगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे किसान भाई, मैंने देखा है कि जो धान की फसल को जो काटने जाते हैं तो वो सिर्फ क्या करते हैं कि ऊपर से बालियां को तोड़ते हैं। ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है, इसको आप ना करिए। धान काटने का सबसे अच्छा तरीका है कि ज़मीन से 3 से 4 इंच छोड़ करके धान को वहाँ से कटिंग करें और कटिंग करने के बाद पूरी खेत में इस तरह से आप ऊपर से नीचे तक कटिंग करते जाएंगे तो देखेंगे खेत आपका ऐसे ही साफ हो गया। फसल की कटाई करने के 10 से 15 दिन पहले खेत से पहले पानी निकाल दें और इसके बाद कटाई करें। हाथ से कटाई के लिए परिपक्व फसल को जमीन से 20 से 30 सेंटीमीटर ऊपर से हंसिये की मदद से काटा जाता है। कटाई के बाद फसल को खलिहान में सूखने के लिए रखें, क्योंकि अगर कटाई के समय दानों में नमी ज्यादा हो तो फफूंद लगने, कीड़े लगने और दाने के अंकुरण होने की समस्या ज्यादा हो जाती है। किसान कंबाइन हार्वेस्ट से भी फसलों की कटाई कर सकते हैं। ये एक बड़ी चलित मशीन है जो कि कटाई, गहाई एवं सफाई एक साथ करती है। इसके अलावा किसान अन्य कटाई यंत्रों से भी धान की कटाई कर सकते हैं। अब एक गलती हमारे किसान भाई यहाँ पर एक और गलती करते हैं। वो क्या करते हैं कि कटने के बाद फसल को वहीं पर छोड़ देते हैं ज़मीन पर 8 से 10 दिन के लिए सूखने के लिए। अब क्या होता है कि जितनी भी ज़मीन में जो बीमारियां हैं, जो डिफरेंट तरह के कीड़े हैं, उनके अंडे, जीवाणुज हैं, वो आपके फसल पे कहीं ना कहीं संपर्क में आने से वो उस पे चढ़ जाते हैं। वो साथ में आप अपने दौनी स्थल पर ले आते हैं और इस तरह से वहाँ से वो दौनी होने के बाद आपके भंडारण कक्ष में भी पहुँच जाते हैं। तो ऐसा ना करें। काटी गई फसल की गहाई किसान थ्रेसर के द्वारा करते हैं, इसलिए फसलों को सही तरीके से सूखने के बाद ही गहाई करें। गहाई हमेशा साफ खलिहान में करें। गहाई के समय आरपीएम का विशेष ध्यान रखें और अनुभवी व्यक्तियों के द्वारा ही गहाई का काम कराएं। गहाई सही समय पर कराएं। अगर फसल पकने के बाद फसल ज्यादा समय तक खलिहान में रहती है तो चूहे, पक्षी एवं अन्य कीटों से नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं, जब किसान भाई दौनी कर लेते हैं तो भंडारण की बात करते हैं।
भंडारण मैं बहुत संक्षेप में बात बताना चाहूँगा कि जो भंडारण वाली जगह है वो काफ़ी स्वस्थ हो। स्वस्थ का मतलब पहले से वहाँ पर किसी तरह का अगर अनाज भंडारण गृह में किसी अनाज को आपने रखा है तो उसके कीड़े मकोड़े वहाँ पर छूटे ना हो। तो इसके लिए क्या करेंगे कि भंडारण गृह को अगर मिट्टी का है तो उसको बढ़िया से गोबर और चूना का मिश्रण बना करके उसको लेप लगाएं। लेप लगाने के बाद उसमें धुआं करें। धुआं किससे करेंगे? धुआं आप नीम का जो डंठल होता है, करंज की जो डंठल होते हैं, सूखी हुई डंठल को जलाएं, खूब धुआं करें। धुआं करने से क्या होता है कि जितने भी विषैले वहाँ पर जीवाणु होते हैं, जितने भी तरह तरह के कीड़े मकोड़े होते हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं और भागने के बाद तब उस ग्रह को आप उपयोग कर सकते हैं धान को भंडारण के लिए। भंडारण करने से पहले यह ध्यान रखें कि दानों में नमी का मात्रा 10 से 12 से अधिक नहीं हो, अन्यथा भंडारण के दौरान भी फफूंद लगने, कीड़े लगने या दाने के अंकुरण होने की समस्या हो सकती है। भंडारण के लिए सूखा एवं हवा रहित संरचना को चुनें और अच्छी तरह से सफाई कर गोदाम को कीट रहित कर लें। अनाज को जिन बोरों में भर कर रखना है उन्हें भी अच्छी तरह से उपचारित करें या फिर नए जूट या प्लास्टिक के बोरों का प्रयोग करें। भंडारण गृह में बोरों की छलियां दीवार से 3 फीट दूरी पर जमाएं और बोरों को जमीन पर प्लास्टिक बिछाकर या लकड़ी के गत्तों पर रखें। तो इस तरह से आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका धान जो है बहुत दिनों तक सुरक्षित है, उसकी गुणवत्ता बरकरार है और जब आप वहाँ से निकालेंगे तो गुणवत्ता चूँकि बरकरार है तो आपको मार्केट में प्राइस भी अच्छी मिलेगी और आपकी आमदनी बढ़ेगी। किसान भाइयों, जैसा कि अभी मौसम में बदलाव हो रहा है और जो किसान भाई पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हैं उनको अपने पशुओं की उचित देखरेख करने की जरूरत है जिससे कि उनके पशुओं का दूध उत्पादन बना रहे। तो इस बदलते मौसम में किस प्रकार से करें पशुओं की देखरेख, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं पूसा समस्तीपुर के डॉक्टर आर.के. अस्थाना। जैसे कि बरसात का सीजन खत्म हुआ है और सर्दी का सीजन जस्ट अभी शुरू होने वाला है। इस स्थिति में पशुओं को देखभाल की बहुत खासी आवश्यकता होती है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि जब बरसात का सीजन होता है उस समय पेट के कीड़े वगैरह काफ़ी बढ़ जाते हैं। एक नॉर्मल सा जो हम लोग का तकनीक है उसमें कीड़े मारने की जो दवा हम लोग पशुओं में उपयोग करते हैं पेट के पैरासाइट का इंडो पैरासाइट अंतः परजीवी के लिए, वो एक बरसात के पहले देते हैं और दूसरा बरसात खत्म होने के बाद देते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर आप पशुपालक पशु को अभी तक कीड़े की दवा नहीं दिए हैं बरसात खत्म होने के बाद तो अविलंब कीड़े की दवा दे दें। दूसरा है कि जैसे जैसे सर्दी का मौसम आएगा, सर्दी बढ़ेगी, उस स्थिति में पशुओं को अपनी ऊष्मा को बरकरार रखने के लिए इनको हाई प्रोटीन मतलब अत्यधिक प्रोटीन, उच्च प्रोटीन युक्त और ऊर्जा युक्त भोजन की आवश्यकता पड़ती है। दुधारू पशुओं के आवास एवं आहार प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो पशुपालक भाई अपने दुधारू पशुओं की आवास की व्यवस्था किस प्रकार से करें, साथ ही पशुपालक भाई अपने दुधारू पशुओं को 15 से 20 किलोग्राम हरा चारा और 8 से 10 किलोग्राम सूखा चारा खिलाएं। इसके अतिरिक्त पशुओं को दाना भी। तो इस चीज़ का हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे पशु आहार को निश्चित रूप से पशुओं के भोजन में सम्मिलित करें। इस तरह से हम बनाते हैं कि जिसमें 25% प्रोटीन युक्त आहार हो, जैसे खल्ली हो, और 75% में लगभग आप 2% उसमें खनिज लवण रखें और 1% नमक रखें। बाकी का जो आपका बच जाता है उसमें अनाज लगभग 30% से 40% अनाज रखें और बाकी में आप गेहूं का चोकर ले लें या राइस ब्रान ले लें। तो इस तरह से आप अगर चाहें तो पशु आहार बना लेंगे और वो आहार आपका काफ़ी उच्च गुणवत्ता युक्त भी होगा। तो उस तरह का आहार दें। साथ साथ आपको मिनरल मिक्सचर पशुओं को नियमित रूप से देना पड़ेगा। साथ साथ नमक भी निश्चित रूप से आप 1 औंस करीब प्रति पशु आप नमक दें। तो इससे आपका पशु जो है काफ़ी स्वस्थ रहेगा और अच्छा उत्पादन में भी रहेगा। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान में हम लोग को रखना पड़ेगा कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है तो आहार जो है पशु आहार उसको आप इस तरह से रखें कि जिसमें उनको उच्च गुणवत्ता युक्त प्रोटीन और एनर्जी मतलब ऊर्जा दोनों मिलता रहे। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी उस स्थिति में पशुओं को रात में बिल्कुल खुले में न रखें। रात में पशुओं को बाड़े के अंदर रखें। पर्याप्त इस तरह से खिड़कियों वगैरह को सिर्फ 10 से 15
प्रतिशत जो चारदीवारी का जो एरिया है उसमें ही खिड़की होनी चाहिए, बाकी का सारा कुछ उसमें बंद रखें। हाँ, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि क्रॉस वेंटिलेशन, वायु का आना जाना ढंग से हो, बरकरार रखें। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि पशुओं को सुबह और अत्यधिक ठंड में चरने के लिए नहीं भेजें। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, थोड़ी सी टेम्परेचर बढ़ेगी, उस समय ही पशुओं को चराने के लिए या फिर स्नान कराने के लिए ले जाएं। जैसे कि पशुपालक पशुओं को के ऊपर कुछ कपड़े वगैरह डाल देते हैं या जूट का बोरा का ओढ़ना उड़ा देते हैं, तो उस तरह के चीज़ों का अत्यधिक ठंड में निश्चित रूप से प्रयोग करना चाहिए। जहाँ तक बीमारी का सवाल है, तो ये तो सीजन काफ़ी ठंड का जो मौसम है काफ़ी हेल्दी माना जाता है, लेकिन एक बीमारी पशुओं में ठंड के समय में आती है, वो खुरा मुंह पक्का की बीमारी। तो ये जो नियमित टीकाकरण का समय होता है नवंबर दिसंबर के महीने में, खुरा मुंह पक्का बीमारी का टीकाकरण, तो उसका टीकाकरण अगर हम करा देते हैं तो इस बीमारी से पशुओं को हम बचा सकते हैं। इसके अलावा एक जैसे कि पुआल का हम लोग, ये सीजन है, पुआल काफ़ी मात्रा में होता है, तो सीधे सीधे पुआल न खिला करके पशुओं को उसमें पुआल के साथ हरा चारा भी मिला करके देना चाहिए। सिर्फ पुआल नहीं खिलाना चाहिए। खास करके आप देखते हैं कि जो हमारे भैंस वंश के जो पशु हैं उनमें एक डगनालाल नामक की बीमारी हो जाती है। वो अत्यधिक मात्रा में जो हम लोग पुआल खिलाते हैं उसका वो एक कारण है। तो इसका हमेशा ध्यान रखें कि सिर्फ पुआल ही नहीं खिलाएं, बल्कि उसके साथ उच्च आहार, शक्ति वाले आहार भी दें। और पुआल खिलाएं भी तो उसको उसमें मोल्डी, मतलब उसमें गला सड़ा गला नहीं होना चाहिए, फफूंद लगा हुआ नहीं होना चाहिए। इसका आप पशुपालक अगर ध्यान रखते हैं तो आप पशुओं का स्वास्थ्य आप अच्छा रख सकते हैं। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा है ग्राम डुमरा, जिला मधुबनी के कृषक कमलेश कुमार ने। यह अरहर की फसल में कीट और रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो कमलेश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। बिहार के किसान अरहर का जो खेती है वो काफ़ी मात्रा में करते हैं। यहाँ जो अरहर की खेती है तो ऊपर वाले जो खेत हैं उसमें किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो मेड़ पर जो अरहर की जो खेती होती है उसका धान के साथ उसका अधिक महत्व है। और अरहर के खेती का जो मुख्य, और अरहर का जो अरहर में कुछ ऐसे रोग और कीट लग जाते हैं जिसके कारण से अरहर का जो उत्पादन है उसमें ह्रास हो जाता है। अरहर की फसल पर लगभग 250 प्रकार के कीटों का प्रकोप होता है। इनमें से 1 दर्जन कीट मुख्य रूप से फसल को हानि पहुंचाते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के फली भेदक, दानों और फूलों के रस चूसक और फूलों को खाने वाले भृंग कीट प्रमुख हैं। अगेती अरहर 30 से 50% और कभी कभी 70 से 80% तक कीटों द्वारा फसल की हानि होती है। साथ मोज़ेक जैसे भयंकर रोग वाहक कार्य भी करते हैं। इन्हीं कीटों में से दूसरा कीट है पत्ती लपेटक। ये कीट कोमल पत्तियों को आपस में लपेट देता है तथा अंदर ही अंदर पत्तियों को खाता रहता है। जो कीट है उसका नाम है अरहर फली छिद्रक। इसको हेलिकोबैक्टर आर्मीजेरा के नाम से जाना जाता है। वह पत्तियों को नुकसान करता है, पत्तियों को खाता है तथा बाद में जो पत्ती को खाते खाते वो फली को भी खाने लगता है। तो इस प्रकार से वह नुकसान करता है। इसका जो प्रबंधन जो हम करते हैं वह प्रबंधन है कि खेतों को खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए। दूसरा है कि क्रॉप रोटेशन अपनाना चाहिए। तीसरा है कि आप जो फेरोमोन ट्रैप है उसका उपयोग करना चाहिए। फेरोमोन ट्रैप में हेलिकोबैक्टर आर्मीजेरा का ल्योर लगाकर 10 फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करके हम प्रति हेक्टेयर के दर से इस कीट पर नियंत्रण पा सकते हैं। और जो आजकल का जो मुख्य जो केमिकल से जो हम नियंत्रण करते हैं, आपको क्विनाल फोस दवा 25 EC 1 ml दवा
प्रति लीटर पानी में मिलाकर इसका घोल बनाकर हम इसकी छिड़काव करते हैं। दूसरा एक मेजर जो बीमारी है जो आमतौर पर दलहनी फसल सभी में लगते हैं वह है उकठा रोग। इसको हम लोग विल्ट डिजीज कहते हैं। यह जो पौधा होता है इसको देखकर हम इस प्रकार से पहचान सकते हैं कि दोपहर में यह पौधा मुरझाने लगता है और सुबह में इसका जो पौधा होता है वो हरा होता है। इस रोग में पौधे की जो पत्तियां होती हैं वह पीला पड़ जाता है और पौधा मुरझाकर सूखने लगता है। उसके लिए जो ट्राइकोडर्मा है, एक जैविक दवा है ट्राइकोडर्मा, इसका 5 ग्राम प्रति किलोग्राम सीड से इसको सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए, बीज उपचार करना चाहिए। और एक जो मुख्य इसका जो दवा जो रासायनिक दवा है वह है कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब। इसको मिलाकर 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर घोल बनाकर इसका छिड़काव 15 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 छिड़काव करना चाहिए। तो ये सारी जो कीट और रोग हैं इसका प्रबंधन करके हम अरहर के अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और आर्थिक नुकसान से बच सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की प्रमुख झलकियां। वैज्ञानिक तकनीक से करें स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न मक्का की खेती। बेहतर उत्पादन हेतु जरूरी है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।